हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट टाइम पे चैप्टर जिसका नाम है मराठों का उत्कर्ष। जितने भी हमारे ओल्ड एस्पिरेंट हैं हमारे साथ इस बुक को जो हाईलाइट कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से ओपन कर लीजिए पेज नंबर 84। यहाँ पर आपको मिलेगा मराठों का उत्कर्ष। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिवाजी को, संभाजी को, राजा राम को, शिवाजी द्वितीय को, और हम डिस्कस करेंगे उसके बाद साहू को। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी एस्पिरेंट को मैं देना चाहूँगा एक प्यारी सी जानकारी। प्लीज़ इस जानकारी को आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। आप सभी की हैवी डिमांड पर हम लेकर आ चुके हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए 2 फ्री लाइव क्लासेस जो कंडक्ट होती है डेली 6 PM एंड 8 PM पर। टू अनलॉक दिस क्लासेस यूज़ माई कोड YTSZ10। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक बात ध्यान से सुननी है कि आप हमारी क्लास को फ्री में कैसे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। जी हाँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। उसके बाद उस ऐप में आप करिए साइन अप। जी हाँ, साइन अप करने के बाद में आपको सर्च करनी है हमारी प्रोफाइल उमेश सर, और उस पर क्लिक करके हमारी प्रोफाइल पर आपको फॉलो पे क्लिक करना है। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके हमारी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। पहला लिंक आपको मिलेगा हमारी प्रोफाइल का। ये दोनों ही क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे एस्पिरेंट इस क्लासेस में पार्टिसिपेट करके स्वयं का मूल्यांकन करते हैं और एक अच्छा कॉम्पिटिशन्स अपने अंदर जनरेट करते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमको स्वयं का मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। तो इस लाइव क्लासेस के माध्यम से आप स्वयं का मूल्यांकन करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और कहीं पर भी कोई भी डाउट है अगर आपके मन में, ठीक है, तो आप इस वीडियो पर अपना डाउट, अपना क्वेरी, अपना क्वेश्चन हमको सेंड कर सकते हैं टाइप करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस क्लास की ओर। मराठों का उत्कर्ष। दोस्तों हम जानते हैं कि मराठों का उदय किस प्रकार से हुआ। दोस्तों ये घटना है 17वीं सदी की। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के टुकड़े होने के बाद, मतलब कि ये साम्राज्य अनेक भागों में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गया। इसका विघटन की प्रक्रिया आरंभ हुई और इसी के साथ में कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इसमें से एक मराठा साम्राज्य भी है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों की शक्ति का उदय हुआ, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इसका उदय कब हुआ। स्टेट पीसी जैसे एग्जाम में प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। तो ये आपकी सदी 17वीं सदी। एक बात आपको यहाँ पे और रखनी है कि अंग्रेजों के साथ सबसे अधिक संधि, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी, जिसको हम कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला जो साम्राज्य था वो कौन था? वो था मराठे। हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अभी हम बढ़ते हैं। फिलहाल पहली जो पर्सनैलिटी है उनका नाम है शिवाजी। तो मराठों के सबसे बड़े शासक, ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक जो थे, इनका नाम है दोस्तों शिवाजी। और इनका जो शासन काल था उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म दोस्तों 1627 से लेकर के 80 तक इनका क्या हुआ, इनका पूरा संपूर्ण जीवन काल रहा था। और इन्होंने सबसे पहले जो शासन ग्रहण किया था, ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इन्होंने शासन कार्य प्रारंभ किया था 1647 में, मतलब कि अपने जन्म के 20 वर्ष बाद। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बुक में नहीं दिया गया है शासनकाल के बारे में, बट आप लोग बुलेट पॉइंट बना करके यहाँ पे लिख सकते हैं 1647 से लेकर के 80 तक। ये क्या था? इनका संपूर्ण शासनकाल था। शासनकाल अलग है, जन्म से लेकर के अंत तक का ये डेट अलग होगी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। 1627 में हुआ था। पूना के उत्तर में स्थित, ठीक है, एक सिवनेर का दुर्ग था, यहाँ पे इसका क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। वहीं अगर हम बात करेंगे इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। जबकि इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था आपका जीजाबाई। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको इनकी वाइफ का नाम भी ध्यान रखना है। इस बुक में शायद वाइफ का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा कि शिवाजी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था सालबाई निम्बलाकर, ठीक है,
निम्नलाकर से इनका क्या हुआ, मैरिज हुआ, विवाह हुआ। कब हुआ था, 1640 में। देखिए जो फैक्ट आपको दिए गए हैं वो तो हम फैक्ट यहाँ पे हाईलाइट वो करवाएंगे, लेकिन साथ में जो एडिशनल फैक्ट मोस्ट टाइम पे है वो भी हम आपको साइड में बुलेट पॉइंट के रूप में आपको बुक में ही लिखवाते रहेंगे। अगर आपके पास मेरी बुक नहीं है तो बुक को या तो मार्केट से या फिर ऑनलाइन आप बाय कर लीजिएगा। ऑनलाइन बाय करने का लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं आगे। आरंभ से ही शिवाजी का उद्देश्य था कि हमारा जो राज्य हो वो संपूर्ण रूप से क्या हो, बिल्कुल स्वतंत्र तो हो। ठीक है, हम किसी के अंडर में काम ना करें। ठीक है, हम किसी की लिखी लिखाई बातों को सिंपल फॉलो ना करें। अगर प्रजा हमारी है तो राज हमारा होगा। हम अपने राज्यों को कैसे संभाल सकते हैं वो हम लोग बखूबी जानते हैं। तो ये एटीट्यूड स्टार्टिंग से ही शिवाजी के अंदर देखने को मिलता है और ये कहने के लाजमी भी है। तो दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना इनका मेन उद्देश्य था। किन की बात कर रहे हैं हम, अभी हम बात कर रहे हैं शिवाजी जी के बारे में। आगे हम बात करते हैं कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का पड़ा। और अगर हम बात करेंगे उनके शिक्षक दादा कोंडदेव थे। ठीक है, इनके शिक्षक कौन थे, कोंडदेव थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया है कि आखिरकार शिवाजी के संरक्षक कौन थे, तो इनका नाम भी क्या हो जाएगा आपका, कोंडदेव। और इनके एक गुरु और थे, इनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, क्या नाम था, शिवाजी के जो गुरु थे इनका नाम था समर्थ रामदास। और इन्होंने दोस्तों 2 पुस्तक लिखी थी। ठीक है, समर्थ रामदास जी ने 2 पुस्तक लिखी थी। एक थी आपकी क्या, दासबोध, लिख लीजिए साइड में आप लोग बुक के। एक पुस्तक थी आपकी दासबोध और दूसरी पुस्तक थी आपकी आनंद वन भवन। ठीक है, आनंद वन भवन। ये दोनों पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये हैं दोस्तों समर्थ रामदास। चलिए आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये पॉइंट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं वीडियो को पॉज करें तो पढ़ लीजिएगा। हम केवल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों का कॉम्पिटिशन का एग्जाम है। सो आगे हम बात करते हैं दोस्तों 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। ठीक है, औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा शिवाजी के विरुद्ध और जय सिंह ने वज्रगढ़ को जीत करके शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। अंततः शिवाजी ने क्या करा, आत्मसमर्पण कर दिया। क्या करा इसने कर दिया आत्मसमर्पण। अब एग्जाम में आपसे पूछता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 22 जून 1665 को। ठीक है, 22 जून 1665 को। और औरंगजेब से संबंधित आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो शिवाजी है, हम लोग कहते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं राजा शिवाजी। तो ये राजा की पदवी या फिर उपाधि किसने दी थी, तो शिवाजी को राजा की पदवी इसी औरंगजेब ने दी थी। अब औरंगजेब की क्या पदवी है बच्चे, औरंगजेब का क्या उपनाम है, तो इसको हम बोलते हैं जिंदा पीर। औरंगजेब जिंदा पीर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये था आपका औरंगजेब। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए शिवाजी ने इस संधि के अनुसार क्या किया। देखिए संधियाँ जो भी होती है वो होती है कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा आप झुको थोड़ा हम झुकते हैं। ठीक है, मतभेद जो है वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, मैक्सिमम मराठों ने जो भी संधियाँ करी उसमें अपना बहुत कुछ साम्राज्य इसने खो दिया। जैसे देखिए संधि में क्या हुआ था, शिवाजी ने 23 किले और 10 लाख हूण की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी संधि के अंतर्गत। राइट, और शिवाजी के पास अब कुल कितने किले बचे, 12 किले बचे मात्र। अगर हम बात करेंगे अपने जीवन काल में शिवाजी ने कुल कितने किलों पर विजय हासिल करी थी, तो ये संख्या भी आपको ध्यान रखनी है। शिवाजी ने अकेले मात्र 240 किलों पर क्या करा, अधिपत्य स्थापित करा। ठीक है, 240 किलो का इसने क्या करा था, निर्माण किया था या फिर अधिपत्य अपना स्थापित करा। कुछ किलों को इसने जीता, कुछ किले इसने बनवाए, लेकिन क्या करा बाद में, दूसरों को ये किले देते रहे, मजबूरी थी, क्या करते। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, शिवाजी के पास अब कुल कितने बचे, 12 किले बचे। और उसके बाद दोस्तों ये घटना आपकी है 16 जून 1664 की। शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण करी और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और अब अंत में आपको ध्यान रखना है शिवाजी की मृत्यु के बारे में। शिवाजी की मृत्यु 13 अप्रैल 1680 को 53 वर्ष की उम्र में हुई। ठीक है, 53 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है।
एक फैक्ट शेयर में यहाँ पे भी ऐड करना भूल गया, मराठों का उत्कर्ष मतलब मराठी शब्दकोश की रचना किसने करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। मराठी शब्दकोश की रचना करी थी रघुनाथ पंडित ने। किसने करी थी भैया? रघुनाथ पंडित ने करी थी। अब एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है, बुक में लिख लीजिएगा साइड में, कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, तो हम कहते थे इसको अष्टप्रधान। ठीक है, इसमें क्या होते थे? 8 हायर क्या होती थी? पोस्ट होती थी, अष्टप्रधान। और सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती थी? पेशवा। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। और सेकंड जो पोस्ट है आपकी वो है आपकी अमात्य। अमात्य कौन होता है? ये होता है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। चलिए अब हम बात करते हैं शिवाजी का प्रशासन देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं शिवाजी का प्रशासन किस प्रकार का था। देखिए, राजा या छत्रपति शिवाजी, राजा की संपूर्ण शक्तियाँ शिवाजी पे ही क्या थी? केंद्रित थी। वह राज्य के अंतिम कानूनी निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति थे। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे अष्टप्रधान के बारे में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पेशवा अथवा मुख्य प्रधानमंत्री, इसका काम क्या था? इसका काम था संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना। और नेक्स्ट है आपका अमात्य, जिसको हम बोलते हैं क्या? मजूमदार। मतलब राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना। वित्त मंत्री का काम क्या होता है? कितना आया कितना गया उसकी देखरेख करना। अब इसके बाद दोस्तों आपको याद रखनी है केवल क्या? न्यायाधीश। न्यायाधीश करेगा क्या? राज्य के समस्त दीवानी एवं फौजदारी मामलों का निपटारा कौन करेगा? न्यायाधीश करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो शिवाजी की सेना का मुख्य भाग घुड़सवार और पैदल सेना थी। घुड़सवार 2 प्रकार के होते थे। ठीक है, एक तो घुड़सवार वो, ये शाही घुड़सवार थे जिन्हें राज्य की ओर से शस्त्र मिलते थे। ठीक है, राजा खुद इन घुड़सवारों को शस्त्र अस्त्र देगा। आपको जाना है हमारे साथ युद्ध में, आपको कोई खर्चा नहीं है, बस आपको पूरा टाइम देना है, अपनी योग्यता युद्ध के अंदर दिखानी है। और एक सेकंड टाइप के घुड़सवार ये थे कि घोड़े भी आपके होंगे और शस्त्र भी आपके होंगे। अगर शस्त्र कच्चे निकले या पक्के निकले, उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। ठीक है, अगर जान माल की हानि कभी होती है आपके शस्त्रों के द्वारा, तो उसके जिम्मेवार हम नहीं हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, 2 प्रकार के क्या थे यहाँ पे? घुड़सवार थे। एक थे आपके बरगेर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है कि शिवाजी के घुड़सवारों का जो एक प्रकार था बरगेर, उसका क्या नेचर था। ठीक है, उसका नेचर ये था कि ये शाही घुड़सवार थे जिन्हें राज्य की ओर से शस्त्र मिलते थे। अब एग्जाम का लेवल अगर हाई होगा तो आपसे पूछ सकता है सिलेदार कौन होते थे, तो सिलेदार वो, घोड़े भी अपने, शस्त्र भी आपके। जैसे आप देखते हैं दोस्तों कैब ड्राइवर। ठीक है, कुछ लोगों की गाड़ी अपनी होती है, ठीक है, कुछ लोगों को गाड़ी कंपनी देती है। तो यही फ़र्क कुछ टाइप का यहाँ पे भी देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करेंगे पैदल सेना, तो एक है आपका नाइक, 9 सैनिकों या पाइकों का अधिकारी, क्या कहलाता था? नाइक कहलाता था। और एक है आपका सरे नौबत, संपूर्ण पैदल सेना का प्रधान। सैनिकों का वेतन क्या होता था ऐसी कंडीशंस में? नगद इनको वेतन दिया जाता था। अब आगे हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे, लगान किस प्रकार का था। देखिए लगान यहाँ पर शिवाजी ने अपने आय का मुख्य साधन चौथ और सरदेश मुखी को अपनाया। तो याद रखना है कि सरदेश मुखी प्रकार का लगान किसके अंतर्गत आता था, तो ये था आपका शिवाजी के द्वारा लगाया गया कर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संभाजी के बारे में। अगली पर्सनैलिटी कौन है आपकी? अगली पर्सनैलिटी है आपकी संभाजी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिवाजी की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद शिवाजी जी की मृत्यु के बाद में उनके संभाजी एवं राजा राम के मध्य, ठीक है, उत्तराधिकार को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। और याद रखना दोस्तों, संभाजी 30 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठा। ये व्यक्ति क्या था? संभाजी वास्तव में बहुत ही अभिमानी था और काफ़ी क्रोधी था और काफ़ी भोग विलासी भी था। और अपनी मृत्यु से पहले शिवाजी ने उसे पन्हाला के किले में कैद कर लिया था। और अगर हम बात करें आगे कि संभाजी ने 1681 ईस्वी में औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर, उसको शरण दी थी। और 21 मार्च को क्या हुआ? 21 मार्च 1689 को औरंगजेब ने ही संभाजी की हत्या करवा दी और रायगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगली पर्सनैलिटी क्या है आपकी? राजा राम। राजा राम का राज्याभिषेक 1689 में रायगढ़ के किले में हुआ।
तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि और उसने मराठों को जागीरें दी, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा मंडल या फिर राज संघ का उदय हुआ। और यहाँ पर भी कुछ समय के बाद क्या हुआ, 1700 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई भाई, राजा राम की भी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद आपको ध्यान रखनी है एक पर्सनैलिटी, और वो पर्सनैलिटी क्या है दोस्तों, वो है अगली पर्सनैलिटी आपकी ताराबाई। सो राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी, इसकी वाइफ कौन है, इसकी वाइफ है ताराबाई। ये बैठी सिंहासन पर, अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय को इसने गद्दी पर बैठाया और मुगलों से संघर्ष इसने जारी रखा। ताराबाई ने रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ किलों को मुगलों से जीत लिया। देखिए नाम की महिला थी लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी हिम्मत थी, और इसने क्या करा, इतने इतने बड़े बड़े एरिया, ताराबाई ने रायगढ़ पर, सतारा पर और सिंहगढ़ पर जितने भी किले थे उनको अपने अंडर कर लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं साहू की। देखिए 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी में साहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ। तो याद रखना है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो ये वर्ष आपका 12 अक्टूबर 1707 किसके मध्य हुआ था, साहू और ताराबाई के मध्य, जिसमें बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू की विजय हुई और साहू ने 1708 ईस्वी में सतारा पर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार शक्ति के 2 केंद्र बन गए, एक था आपका सतारा जिसका शासक कौन था, साहू, और दूसरा क्या था आपका कोल्हापुर जिसकी शासिका कौन थी, ताराबाई। इन दोनों के मध्य क्या हुआ, जो एनिमी थे आपस में ये लोग, तो मतभेद क्या हो गया, इस तरह से समाप्त हो गया। इन दोनों के बीच में क्या हुई, एक संधि हुई थी जिसको हम बोलते हैं वारणा की संधि। और ये संधि कब हुई थी, 1731 में। कब हुई थी, 1731 में ये संधि हुई थी। अब दोस्तों वीडियो को अंत करने से पहले आपको कुछ फैक्ट मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप बुक के साइड में बहुत सारा स्पेस है, कहीं पर भी लाइन खींच के आप कुछ एडिशनल जानकारी और लिख लीजिएगा। देखिए मराठों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में कुछ संधियाँ हुई थी। एक संधि थी आपकी सूरत की संधि, ठीक है, ये कब हुई थी, 1775 में, ठीक है। एक है आपकी पुरंदर की संधि, ये कब हुई थी, अभी हमने जाना 1665 में। एक थी आपकी सालबाई की संधि, कब हुई थी, 1782 में। लिखते रहिए फटाफट से। एक संधि आपकी बेसिन की संधि, ये हुई थी 1802 में। इसके एक वर्ष बाद 1803 में एक संधि हुई थी देवगांव की संधि, और इसी वर्ष एक संधि और हुई थी जो थी आपकी सरजी अर्जन गांव की संधि। तो बस मराठों से संबंधी आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं, और ये वो फैक्ट हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और इन सब की आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी बहुत अधिक है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक मारिएगा। और डिसलाइक क्यों मारा, प्लीज़ डिटेल में अपना जो राय है प्लीज़ हमको ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।